तो यहाँ पर मेरे पास एक कप है जिसके अंदर मैंने कुछ कॉपर सल्फेट डाला है, कुछ कॉपर सल्फेट की एक्वस सोल्यूशन डाली है। तो ये है मेरे पास कॉपर सल्फेट, पानी में मिक्स है। ये कॉपर सल्फेट का पाउडर पानी में मिक्स है, यानी कि उसकी एक्वस फॉर्म है ये। और ये मैंने इसी कॉपर सल्फेट के अंदर एकदम से जिंक का पाउडर डाला है। मैंने इसके अंदर जिंक का पाउडर डाला है, जिंक पाउडर, यानी जिंक सॉलिड के मैंने कुछ पाउडर की शक्ल में मैंने इसके अंदर फेंक दिए हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगी, और अगर होगी तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो चलिए देखते हैं कि जब हम लोग इस तरह से एक रिड्यूसिंग एजेंट को और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिक्स करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मुझे उम्मीद है आपको मतलब पता होगा, नहीं पता तो अभी मैं बता देता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शन हो। तो सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने जिंक लिया है अपनी सॉलिड फॉर्म में, और इसको हमने फेंक दिया है या डाल दिया है कॉपर सल्फेट में जो कि एक्वस फॉर्म में है। तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, तो यहाँ पर आप सोचने की कोशिश करें। तो होगा क्या कि हमारे पास जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसका क्या मतलब है, अगर तो आपको इसका मतलब नहीं पता तो मैं आपको सीधे तरीके से इसका मतलब बता देता हूँ। आपके पास कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर हमारे पास ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास एक सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कहते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और एक और रिएक्शन हो जिसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, जिसके अंदर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये दोनों हो रहे हों तो हम उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अगर तो ये दोनों हो रहे हों तो वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का यह मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन्स ले ले, और वो खुद तो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हो लेकिन दूसरे से ले रहा हो, तो दूसरा असल में उसे उनको लूज कर रहा होगा। तो वो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दे वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या दूसरे अल्फाज में जो कि खुद रिड्यूस हो, एक रिडॉक्स रिएक्शन में जो कि खुद रिड्यूस हो, जो खुद तो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हो लेकिन वो किसी से ले रहा हो, तो वो किसी को ऑक्सीडाइज करा रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी तरीके से एक ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे को रिड्यूस करा रहा हो एक रिडॉक्स रिएक्शन में, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हो, खुद तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स दे के उसे रिड्यूस कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एकदम से उलट हैं, जो कि खुद ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले जो जिंक है, जिंक हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब होता ये है कि जिंक जो है इसको इलेक्ट्रॉन्स की इतनी चाहत नहीं है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है, इसे इलेक्ट्रॉन्स की कोई इतनी चाहत नहीं। ये इलेक्ट्रॉन्स को देना अगर इसके सामने एक ऐसा एलिमेंट आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, तो वो एलिमेंट इससे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। इसमें इतनी ताकत नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स को रोक सके। अब कॉपर जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस रिडॉक्स रिएक्शन में। कॉपर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहता है, जिंक जो है वैसे तो ये भी लेना चाहता है, इसको भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं, ये पसंद है, लेकिन कॉपर में ज़्यादा ताकत है। कॉपर भी लेना चाहता है। अब असल में वैसे कॉपर एलिमेंट नहीं लेना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूंकि यह एक एक्वस फॉर्म है, कॉपर आयन की फॉर्म में मौजूद है 2+ और 2- का सल्फेट। यानी अगर आपको पता हो तो अगर जब भी हम लोग किसी चीज़ को किसी इलेक्ट्रोलाइट को, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, उसे जब हम पानी में मिक्स करते हैं वो आयंस में टूट जाता है। यानी कि अगर हमारे पास ये कॉपर सल्फेट था इस तरीके से, तो ये टूट जाएगा Cu2+ और SO4 में जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे। कुछ एलिमेंट्स के साथ होता है, कुछ सब्सटेंसेस के साथ होता है, उन सब्सटेंसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं।
तो यहाँ पर ये इन दो में टूट जाता है, यानी कि ये अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है जैसे कि ये है, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हमारे पास कॉपर सल्फेट इस तरह मौजूद है, नहीं, ये कॉपर सल्फेट इस तरह से इसके अंदर डिजॉल्व है कि Cu2+ के आयंस हैं और SO4-2 के आयंस हैं जो कि इकट्ठे हैं। तो 5 Cu2+ के 5 SO4-2 के, और ये मैंने बहुत कम बताए हैं, मिलियंस में होते हैं, लेकिन इस तरह से टूट जाते हैं, नो लॉन्गर जुड़े रहते हैं। पहले तो ये जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे ये एकदम से टूट जाते हैं। हम उसको कहते फिर भी कॉपर सल्फेट ही हैं, क्योंकि वो कॉपर सल्फेट एज अ होल तो होते ही हैं। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास कोई कैट आयन है, ये जो कॉपर का एक कैट आयन है, वो असल में वो 2+ उसके ऊपर चार्ज क्यों है? 2+ उसके ऊपर चार्ज इस वजह से है कि वो एक सब्सटेंस से टूटा है, वो एक सब्सटेंस से टूटा है। असल में उसके ऊपर इस वजह से कॉपर के ऊपर 2+ का चार्ज आ गया है, लेकिन कॉपर चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स ले लूँ और मैं मेटल बन जाऊँ, क्योंकि वो मेटल में ज़्यादा खुश है, न्यूट्रल है, और वो उसका एक असल फॉर्म है रहने की, उसे वो ज़्यादा पसंद है। यानी कि मेटालिक कॉपर जो है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो उसको वो फॉर्म ज़्यादा पसंद है। वो कहता है कि मैं किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ले लूँ। अब वैसे तो जिंक अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है, क्योंकि जिंक नहीं बनना चाहता इसको। अगर जिंक इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो जिंक 2+ बन जाएगा। जिंक भी ऐसा नहीं बनना चाहता, लेकिन कॉपर ज़्यादा बनना चाहता है, और ये उनकी इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्रक्चर की वजह से उनकी एक खसूसियत है। कॉपर में ज़्यादा ताकत है, वो उसके पास एक आप इसको ऐसे मायने कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग आदमी है और एक वीक आदमी है, और वीक आदमी के पास एक घड़ी है, और वीक आदमी भी उसको रखना चाहता है, लेकिन जो कि स्ट्रॉन्ग के पास ज़्यादा ताकत है तो वो उससे खींच लेता है उस घड़ी को। तो इस वजह से ऑल्दो जिंक देना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि कॉपर के पास ज़्यादा ताकत है, कॉपर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो उससे इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तो वो उससे ले लेता है, और हमारे पास रिजल्ट होता है Cu+Zn SO4, यानी कि अब Zn+2 और -2 है। Cu अपने सॉलिड फॉर्म में आ चुका है और ये अपनी एक्वस फॉर्म में चला गया है, और कॉपर अब मेटल की फॉर्म में है और वो बहुत खुश है। जिंक खुश नहीं है, जिंक चाहता था कि वो भी मेटल की फॉर्म में हो, लेकिन उस बेचारे के पास इतनी ताकत नहीं थी। तो अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर ये जो हमारे पास कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन थी, ये कन्वर्ट हो जाएगी जिंक सल्फेट में, और हमारे पास ये जो हमने जिंक पाउडर डाला था ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास कुछ कॉपर का मेटल का पाउडर आ जाएगा उसके मुताबिक, या यहाँ पर मेटल आपके पास कॉपर का आ जाएगा। तो चलें देख लेते हैं। तो हमारे पास जो जिंक सल्फेट है वो बेसिकली तो कलरलेस होता है। मैं उसको यहाँ पर कुछ इस रंग का बना रहा हूँ। तो ये देखते हैं मैं कितना अच्छा ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मेरे पास अब जिंक सल्फेट रह जाएगा, मेरे पास अब जिंक सल्फेट रह जाएगा। मेरे पास अब जिंक सल्फेट रह जाएगा, और इसके अंदर मेरे पास थोड़ा सा कॉपर, जिसका रंग थोड़ा इस तरह का होता है, थोड़ा सा कॉपर यहाँ पर बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो बिल्कुल एक किस्म की उलट सी रिएक्शन होगी। ये एक रीडॉक्स रिएक्शन है। इसके अंदर जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, लॉस हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रीडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर आपने ये रिएक्शन तो देख ली। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ सोचें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है जिंक और कॉपर के दरमियान। क्या हो कि हम कोई ऐसी तरकीब लगाएं, और इन रिएक्शंस को मैं ज़रा इनके हाफ रिएक्शंस लिखता हूँ। अगर आपको हाफ रिएक्शंस का नहीं पता तो मैं इसके हाफ रिएक्शंस लिखता हूँ यहाँ पर। हाफ रिएक्शन बेसिकली जिंक के अलग से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग से और रिडक्शन रिएक्शन अलग से। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या मतलब है। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखूँ तो कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है? जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है। तो जिंक के साथ क्या हुआ है? जिंक था सॉलिड फॉर्म में, खुश था, लेकिन बेचारे के पास इतनी ताकत नहीं थी, तो ये जिंक 2+ बन गया, +2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये एक तरीका होता है कि जिंक था और अब ये टूट गया है जिंक 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ कर दिया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब ऑब्वियसली कॉपर के पास चले जाएंगे। और कॉपर के साथ क्या हुआ? कॉपर कोई खुश नहीं था, वो +2 में था, याद रखें, वो एक्वस में +2 फॉर्म में है, वो कोई खुश नहीं था, एक्वस में है। वो चाहता था कि भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं। उसने जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, जिसे हम उर्दू में जस्त कहते हैं। और अब ये मिलकर हमारे पास बन जाएगा कॉपर का सॉलिड फॉर्म में, जो कि काफ़ी खुश है। ये हमारे पास हाफ रिएक्शन है जिनको हमने कंबाइन करके ये चीज़ बनाई है। तो ये हमारे पास जिंक का अलग से रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग से, और रिडक्शन रिएक्शन अलग से। अब अगर
अब देखें तो हमारे पास ट्रांसफर हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक से निकले और कॉपर में चले, कॉपर +2 में चले गए। क्या हो कि हम किसी तरीके से इन रिएक्शंस को अलग अलग कर दें, हम लोग इन रिएक्शन को अलग अलग कर दें और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दें और वो उनको एक वायर के अंदर से गुजार दें। यहाँ पर तो वो बस अंदर ही जो है वो अंदर ही अंदर रिएक्शन हो जाता है। क्या हो हम थोड़ा सा इनको डिस्टेंस पे कर दें, इनको थोड़ा सेपरेट कर दें और इलेक्ट्रॉन्स जो तो जाना ही है, रिएक्शन तो होनी है, उनको हम एक वायर के अंदर से पास करते हैं, जिससे हमारे पास हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारे पास ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा। तो ये अगर एक वायर है, इसके अंदर से हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर दें तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, जैसे हमने पहले देखा है फिज़िक्स वाली वीडियोस में। और यही तो हमें चाहिए, हम बिजली इस तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम बहुत से यूज़फुल काम कर सकते हैं। हम बीच में एक बल्ब लगा सकते हैं, हम बीच में एक लैपटॉप लगा सकते हैं, हम बीच में एक मोबाइल लगा सकते हैं, मोबाइल को उससे चार्ज कर सकते हैं। हमें किसी तरीके से अगर करंट चाहिए तो हम इन रिएक्शंस को यूज़ कर सकते हैं और इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ जिंक और कॉपर की रिएक्शन नहीं है, ये तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऐसा मेटल जिसके पास कम चाहत है, एक ऐसा मेटल जिसके पास ज़्यादा चाहत है, उनको हम किसी तरीके से इस तरह इकट्ठा कर दें तो हमेशा ये रिएक्शन होगा, हम इसको फ़ायदे में ला सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक काफ़ी क्लासिक एग्जाम्पल है जिंक और कॉपर की। चलें देखते हैं कि हम इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, दोनों हाफ रिएक्शंस को। तो ये जो मेरे पास एक सिस्टम है जो मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर हमारे पास यही चीज़ हो रही है। ये जो आप येलो में देख सकते हैं, ये एक वायर है और जब हम ये सेटअप लगाते हैं तो हमारे पास इस वायर में एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं और हमारे पास बिजली प्रोड्यूस होती है। तो चलें देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ है और इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कप्स हैं पहले की तरह, लेकिन एक कप में ये जो हमारे पास मौजूद है, ये ग्रेइश सा लिक्विड जो आप देख सकते हैं, एक्चुअली में ये कलरफुल होता है। ये हमारे पास वही है जिंक सल्फेट जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ था। और ये हमारे पास जो पिछले बारी ओरिजिनल लिक्विड था, लिक्विड ही कह सकते हैं आप एक्वस फॉर्म में, तो ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट, इसका रंग ब्लू होता है। और इसके अंदर ये जो आप चीज़ देख सकते हैं, जो दो आपको समझ आ रही है, ये जो 2 चीज़ें आप देख सकते हैं, इनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये बेसिकली बस जिंक है, जिंक सल्फेट में हमने जिंक रखा हुआ है, जस्त रखा हुआ है उसकी सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर हम लोगों ने कॉपर रखा हुआ है, तांबा रखा हुआ है। तो ये हमने कॉपर रखा हुआ है उसकी सॉलिड फॉर्म में, तो इसको हमने एकदम से जो है वो मेटल के फॉर्म में जोड़ के एक सॉलिड बनाया हुआ है। और इस तरह से जब ये हमारे पास एक वायर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ये दोनों, तो हम इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये भी हम अभी इसी वीडियो में आगे देखेंगे। और बीच में ये हमने एक वायर कनेक्ट की है, ये कोई भी वायर हो सकती है और एक्चुअली में कॉपर और जिंक की भी वायर होती हैं, आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। तो ये हमने एक वायर कनेक्ट की है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें, तो यहाँ पर हमारे पास पहले किसकी रिएक्शन हुई थी, जिंक और कॉपर सल्फेट की। हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, इसके पास Cu2+ आयन्स हैं यहाँ पर। अच्छा ये नहीं, ये सिर्फ Cu आयन्स हैं, ये सिर्फ Cu एटम्स हैं, इनको पहले इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की। ये कहते हैं हमें ना भी मिले हमें कोई मसला नहीं, मतलब इन्हें ज़रूरत ही नहीं, ये तो पहले से अपनी जिस फॉर्म में ये चाहते थे हैं। जबकि यहाँ पर हमारे पास Cu2+ आयन्स हैं। अब ये चाहते हैं हम कहीं इलेक्ट्रॉन्स हमें कहीं से मिल जाएँ, लेकिन कॉपर इनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं देने वाला, क्योंकि कॉपर उतना ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, तो कॉपर इनको किसी भी सूरत अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देने वाला। वो सेम एलिमेंट्स हैं, उनके पास सेम चाहत है, कॉपर कहेगा मैं तुम्हें क्यों दूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो Cu2+ के आयन्स हैं, ये उनको इससे तो कोई उम्मीद नहीं, इससे वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकते, लेकिन उन्हें चाहिए। मसला ये आ गया कि पहले तो मान लेते हैं ये वायर कनेक्ट नहीं थी तो कुछ भी नहीं था, कॉपर कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेता, अगर वो जिंक से लेता भी तो वो वायर से ही तो जाने हैं, वायर नहीं होगी हवा से तो वो जा नहीं सकते, तो मसला बन गया। लेकिन हमने अब एक वायर कनेक्ट कर दिया, अब जिंक को मसला बन गया है, जिंक इस तरह से रहना चाहता है, ये उसकी एक ओरिजिनल फॉर्म है, ये उसकी Zn सॉलिड की फॉर्म है जिसमें वो खुश है। लेकिन Cu2+ भी इसमें जाना जाता है, इस फॉर्म में जाना जाता है। अब कॉपर के पास ज़्यादा ताकत है जिंक से, तो कॉपर जिंक से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा।
यहाँ पर भी याद रखें हमारे पास Zn2+ के आयन्स हैं, एक्चुअली में तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं, लेकिन ये क्या करें, ये कॉपर के साथ पंगा नहीं ले सकते, कॉपर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो हमारे पास जो कॉपर 2+ के आयन्स हैं वो जिंक से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेंगे जैसे उन्होंने पहले किया था, और इलेक्ट्रॉन्स के पास एक वायर है, कंडक्टर से वो पास कर सकते हैं इजीली, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ से पास करना शुरू कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। करंट का फ्लो इसके ऑपोजिट होगा, जैसे हमने देखा था रवायती फ्लो ऑफ करंट, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं बस मान रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो की मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करना शुरू कर देंगे जिंक से कॉपर की तरफ, और जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स देता जाएगा और इसमें डिजॉल्व होता जाएगा, इधर Zn2+ में आता जाएगा। वो बेचारा तो रहना, बल्कि पहले से जो Zn2+ आयंस थे वो भी इसमें जाना चाहते थे, लेकिन बेचारा जिंक जस्ट जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर करके आयन की फॉर्म में आ रहा है, वो इस तरह आना नहीं चाहता, लेकिन कॉपर के साथ वो कुछ नहीं कर सकता। और इधर से कॉपर के जो वो हैं एटम्स हैं, आयंस हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लेना शुरू कर देंगे और इस फॉर्म में बदलना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये नोटिस करेंगे जैसे जैसे इस किस्म के एक सेटअप को आप चलाएंगे तो इधर हमारे पास कॉपर बनना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये बढ़ना शुरू हो गया है नीचे से। क्यों? क्योंकि ये कॉपर सल्फेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉपर के तमाम वो हैं आयन्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इधर जमा होना शुरू हो जाएंगे, वो भी कॉपर इस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, उसके साथ मिलना शुरू हो जाएंगे, और ये एकदम से एंड में इतना बड़ा हो जाएगा। जबकि बेचारा जिंक जो है ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, इधर से ये जिंक ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, जैसे जिंक ख़त्म होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और ये एकदम से एंड में जाकर फुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर करके इस सोल्यूशन में आता जा रहा है, और ये सोल्यूशन आप देखेंगे कि बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक सिंपल सेटअप है। इस सेटअप को, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन से, हमने उनको इस तरह से सेट किया है, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे एक सेटअप को हम लोग कहते हैं वोल्टेक सेल या गैल्वानिक सेल, या बुनियादी तौर पर एक बैटरी। तो एक ऐसी डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसे हम वोल्टेक सेल कहते हैं या गैल्वानिक सेल कहते हैं, और वो एक किस्म की बैटरी ही होती है। बैटरी यही काम कर रही होती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। और ये जो स्पेसिफिक एग्जांपल आपने देखी इस तरह का वोल्टेक सेल, इसको हम लोग कहते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल, पता नहीं इसको ये क्यों कहते हैं, शायद किसी साइंसदान का नाम है, पर डैनियल सेल, क्योंकि हमने इसमें जिंक कॉपर यूज़ किया है। याद रखें ये ज़रूरी नहीं आप जिंक कॉपर ही यूज़ करें, आप कोई और, यहाँ पर आप कोई और मेटल ले लें, लेकिन फिर दोनों सेम नहीं रखने, डिफरेंट रखने हैं, कि एक ताकतवर हो, एक कमज़ोर हो। तो फिर कमज़ोर के साथ बेशक जुल्म होता रहे, लेकिन हमें अपना मतलब चाहिए, तो हम अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच से लेते रहेंगे। अगर तो दोनों सेम आ गए तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करने वाले। तो ये एक सेटअप है जिससे आपने दो डिफरेंट मेटल्स को यूज़ करके उनकी केमिकल रिएक्शंस के अंदर अकल लगा के आपने अपने लिए बिजली प्रोड्यूस कर दी है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखें। सबसे पहले मैंने कहा था कि ये ज़िंक जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और ये ज़िंक सल्फ़ेट बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखें, इधर पहले ये था कि ये तो ज़िंक सल्फ़ेट तो न्यूट्रल था ना ओवरऑल, ज़िंक 2+ था, सल्फ़ेट -2 था, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे थे। जितने हमारे पास ज़िंक थे उतने ही सल्फ़ेट थे। लेकिन अब जो ये सॉल्यूशन बढ़ रहा होगा ना, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सल्फ़ेट भी आए हैं, सल्फ़ेट कहाँ से आएँगे, लेकिन ज़िंक 2+ ज़रूर आते जा रहे हैं। तो ये बढ़ता ज़रूर जाएगा, लेकिन ये ओवरऑल पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ये जो आपके पास जो सॉल्यूशन है, उल्टा इधर क्या हो रहा होगा, ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से +2 के आयन्स तो जा रहे हैं, लेकिन जो सल्फ़ेट के -2 थे वो तो कहीं नहीं जा रहे। तो वो क्या करेंगे, किस तरह से बैलेंस होगा चार्ज? तो यहाँ पर हमारे पास प्लस बिल्ड हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव बिल्ड हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देगा। होगा ये कि जब हमारे पास इस तरह से चार्ज इम्बैलेंस बन जाएगा, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये काम करना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर से बेसिकली यहाँ पर से फ्लो करके इधर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते हैं, वो वहाँ जाते हैं और इधर जाकर मिल जाते हैं। जब इधर प्लस होगा तो वो इधर से इलेक्ट्रॉन्स जाने ही नहीं देगा, वो इधर खींच के रखेगा। प्लस नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, काफ़ी मुश्किल से जाएँगे, बहुत कम करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और जैसे-जैसे ये बढ़ता जाएगा बहुत मुश्किल होती जाएगी। इधर नेगेटिव होगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये जाने ही नहीं देगा, इधर से इनको धक्का लगाएगा, क्योंकि नेगेटिव हेट करते हैं। तो हमें किसी तरीके से इनको बैलेंस करना पड़ेगा, वरना ही तो सिर्फ 1-2 मिनट चलेगा और मसला बन जाएगा। हम लोग इसके लिए एक डिवाइस को यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज।
तो वो कुछ इस किस्म की डिवाइस होती है। तो होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब टाइप चीज़ होती है। तो लेट्स देखते हैं कि मैं उसको कितना अच्छा ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास एक ट्यूब है। ये ट्यूब इधर से इस पानी के इस सोल्यूशन के अंदर जा रही होगी, इधर से इस सोल्यूशन के अंदर जा रही होगी। तो इस किस्म की हमारे पास एक ट्यूब होती है, मोटी सी ट्यूब होती है बीच में। ओके, तो ये तो हमारे पास एक ट्यूब होती है। अब इस ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा सब्सटेंस डालते हैं जिसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव आयंस हो और हमारे पास नेगेटिव आयंस हो। हम उसको एक थोड़ा सा गू टाइप शेप में डालते हैं, यानी कि हम एक थोड़े से जो है वो जेली टाइप चीज़ में हम उसको डालते हैं, यानी कि जेली टाइप फॉर्म में डालते हैं। तो यहाँ पर मसलन हमने डाला है सोडियम सल्फेट, हम सोडियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं, वो भी एक कॉमन है। मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर सोडियम सल्फेट, और उसको हमने आयोनिक फॉर्म, यानी कि उसको हमने एक किस्म की टूटी हुई फॉर्म में ही डाला है। लेकिन उसको एक ऐसी शक्ल दी हुई है कि वो एक थोड़ा स्टिकी टाइप है, थोड़ा जेली टाइप है। इस तरह का फुल पानी जैसा लिक्विड नहीं है, लेकिन थोड़ा टूटा हुआ ही है। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम आयंस हैं और सल्फेट आयंस हैं, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा टूटा टूटा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास कई सोडियम आयंस हैं और कई सल्फेट आयंस हैं। इस तरह से हमने ट्यूब बनाई हुई है, और इधर हमने कुछ जो है वो वूल टाइप चीज़ डाली हुई है, रुई सी डाली हुई है। रुई सी हमने यहाँ पर डाली है क्योंकि आप खुद सोचें, जब रुई होगी तो वैसे तो अगर ये रुई ना होती तो ये खुद ब खुद ही जली आहिस्ता आहिस्ता गिर गिर के इसके अंदर गिर जाती है, हमें कोई बड़ा फ़ायदा ना होता। हम देखेंगे कि फ़ायदा क्या है इसका, लेकिन हम थोड़ी रुई डाली हुई है ताकि थोड़ा गिरे भी तो बहुत कम कम गिरें, और मतलब ये वैसे गिरेंगे ही नहीं। उस रुई के अंदर इतनी ताकत होगी कि इनको ना गिरने दे। तो ये इस तरह से हैं सोडियम आयंस और सल्फेट आयंस, मतलब ये जितने मर्जी हों, मैं एक एक अज्यूम कर रहा हूँ आसानी के लिए। और ये सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू होगा, जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू होगा, हमने सेटअप इस तरह किया हुआ है। अच्छा, नेचर हमेशा चाहता है कि हर चीज़ न्यूट्रल हो जाए, चार्ज पसंद नहीं फितरत को। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर से इसको बैलेंस करने के लिए सल्फेट आयंस, जो कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, वो इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। उस प्रोपोर्शन में जितना चार्ज बढ़ता जाएगा उतने ज़्यादा मूव करना शुरू कर देंगे। और अब वो अपनी ताकत लगा के वो चाहते हैं कि ये उधर पहुँचें और ये चार्ज इम्बैलेंस ख़त्म हो, इसके अंदर से नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। और इधर अब जो सल्फेट के आयंस हैं वो पहुँचना शुरू हो जाएंगे। और ये क्लोराइड आयन भी हो सकते थे, हमें सिर्फ चार्ज को बैलेंस करना है। मतलब बस हमें एक नेगेटिव आयन चाहिए, वो यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएंगे और हमारे पास ये उसके मुताबिक बैलेंस होता जाएगा। प्लस बना उसी वक्त बैलेंस, फिर और प्लस बना और गिरते जाएंगे। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली इधर हमारे पास नेगेटिव बन रहा था, तो ये सोडियम आयंस इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और ये कोई और भी हो सकते हैं, और इधर गिरना शुरू हो जाएंगे। और इस तरीके से हमारे पास चार्ज जो है वो बैलेंस होता रहेगा। अब ऑफ कोर्स ये जो बैटरी है या वोल्टेज सेल है, एक वक्त आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा, हमेशा थोड़ी चलता रहेगा। तो हमारे पास ये कब ख़त्म होगा, जब हमारे पास जिंक ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास कॉपर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कॉपर आयंस ख़त्म हो जाएंगे और जिंक ख़त्म हो जाएगा। तो रिएक्शन रुक जाएगा, जिंक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और कॉपर आयंस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, वो कॉपर में तब्दील होते जा रहे हैं। तो जब ये इनमें से कोई भी पहले ख़त्म हो गया, जो जो भी पहले ख़त्म हो जाए, हमारे पास ये रुक जाएगा। तो ये एक बैटरी क्या कह सकते हैं। जो बैटरी होती है, ऑफ कोर्स उसके अंदर इस तरह से कप्स नहीं होते और जिंक कॉपर आमतौर पर नहीं होते, लेकिन इसी तरह के कुछ मेटल्स होते हैं और वो बस इसी तरह से अरेंज होते हैं। हाँ, यानी कि उनको अरेंज कुछ डब्बों में किया गया होगा, लेकिन अंदर होते केमिकल्स हैं। और यही एक आइडिया होता है, एक वोल्टेज सेल का आइडिया होता है। तो आपके पास, अब आप खुद सोचें, अगर ये एक बैटरी है तो ये भी एक बैटरी है। हमारे पास जो आम बैटरीज होती हैं वो इस तरह की नहीं होती, लेकिन इसको भी आप एक बैटरी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, हमें पता है बैटरी में एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। चलें देखते हैं कि वो कौन सी साइड्स होती हैं इस वोल्टेज सेल से, ताकि क्या हम कुछ सेंस बना पाते हैं चीज़ों की। तो तो यहाँ पर हाँ, ओके। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है, जैसे हमने बैटरीज में देखा था, सेल्स में देखा था, फिजिक्स में। तो यहाँ पर कौन सी साइड पॉजिटिव है, कौन सी साइड नेगेटिव है? वेल, हमें ये तो पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो ये वही वायर है जो आप वायर कनेक्ट करते हैं, क्लोज सर्किट बनाते हैं, वो आप बेसिकली ये आउटर वायर कनेक्ट कर रहे होते हैं। इनर इनर ये सब कुछ है। तो इस तरह से ये एक डब्बे में पैक्ड होगा, ये एक डब्बे में पैक्ड होगा, और इधर बाहर आप वायर कनेक्ट कर रहे होंगे।
तो अब आप खुद सोचें कौन सा इनमें से नेगेटिव है, कौन सा इनमें से पॉजिटिव टर्मिनल है जो हम कहते हैं आमतौर पे। तो पहले हम एक जनरल तरीके से देखते हैं, फिर लॉजिक से भी देखेंगे। तो आप खुद बताएं इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो करते हैं एक बैटरी में, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जिंक से इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है ये बेसिकली हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है हमारा, जिसको हम लोग चलें वो बाद में देखते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे पास हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अच्छा, अब ये भी हम लोग देख लेते हैं कि इनको नेगेटिव पॉजिटिव नाम क्यों दिया गया था। अब इस नेगेटिव पॉजिटिव का कोई ये मतलब नहीं है कि इधर एक नेगेटिव चार्ज है और इधर एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ आपने कभी सुना होगा, कहा जाता है नेगेटिव साइड हैज़ अ सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव साइड लैक्स इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव साइड के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव साइड के पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा कुछ असलियत में नहीं होता, ये सिर्फ समझाने के तरीके हैं। जो वो कहते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका मतलब ये है कि उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वो दे सकता है। ऐसा नहीं कि उसके पास प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज है। और जो यहाँ पर कहते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो उसका ऐसा मतलब नहीं होता कि इसके पास प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कम है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब ये होता है कि ये लेना चाहता है, इसको जितनी जितनी चाहत है उससे कम है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है फिजिकल सेंस में। इसका मतलब बस ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ तक जा रहे हैं, हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। मतलब नेगेटिव का मतलब है एक ऐसी जगह जो कि इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास थोड़े ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है वो दे सकती है। पॉजिटिव साइड जो कि बहुत ज़्यादा लेना चाहती है। ये बस हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। ओके, तो इस साइड को आपने सुना होगा, नेगेटिव साइड को अक्सर कहा जाता है एनोड और पॉजिटिव साइड को अक्सर कहा जाता है कैथोड। ये क्यों कहा जाता है इन्हें? तो याद रखें केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोड, कोई भी ऐसी सरफेस जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही हो, वो एक एनोड होती है। तो एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड नहीं, कोई भी ऐसी सरफेस जिस पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी वो एनोड होगा। जिंक पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो जिंक एक एनोड है। कोई भी ऐसी सरफेस केमिस्ट्री में जहाँ पर हमारे पास रिडक्शन हो रही होगी उसे हम लोग कहते हैं कैथोड। ये बस इसी चीज़ के ऊपर नाम है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर। रिडक्शन, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ क्या हो रही है? रिडक्शन, तो इसे हम लोग कहते हैं कैथोड। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, इसके अक्सर तरीके होते हैं। तो मैं इसको इस तरह से याद रखता हूँ, एन ऑक्स और रेड कैट, ये सबसे कॉमन तरीके हैं। तो एन ऑक्स यानी कि एनोड ऑक्सीडेशन, रेड कैट रिडक्शन रिडक्शन कैथोड। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि ये आप नहीं कह सकते कि जो नेगेटिव साइड है वो एनोड है, जो पॉजिटिव साइड है वो कैथोड है। ऐसे भी हो सकता है नेगेटिव साइड कैथोड हो, पॉजिटिव साइड एनोड हो। हाँ, बैटरी वोल्टेक सेल्स गैल्वानिक सेल्स के केस में नेगेटिव साइड एनोड होती है और पॉजिटिव साइड कैथोड होती है। क्यों? आपके सामने है। लेकिन कोई और रिएक्शन, कोई और सेल हो सकता है जिसके अंदर, मतलब कोई भी ऐसी और सेटअप हो सकता है जिसके अंदर एक जगह पर जो है वो रिडक्शन हो रही हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसकी एक जगह पर जो है ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ आ रहे हो। मतलब ये पॉसिबल है कोई सेटअप हो, तो उससे उस सूरत में हमारे पास पॉजिटिव साइड एनोड होगी। और ऐसे भी हो सकता है किसी जगह पर ऑक्सीडेशन हो रही हो लेकिन इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ रहे हो, नहीं किसी जगह पर रिडक्शन हो रही हो, इलेक्ट्रॉन उससे जा रहे हों, उससे दूर जा रहे हों, तो उस सूरत में हमारे पास नेगेटिव साइड कैथोड होगी। लेकिन बैटरी केस में हमेशा नेगेटिव साइड एनोड और पॉजिटिव साइड कैथोड। तो अपने एनोड कैथोड को कभी भी इस तरह से याद नहीं रखना है कौन सी नेगेटिव और कौन सी पॉजिटिव, कभी भी नहीं याद रखना। आपने याद रखना है किस पे ऑक्सीडेशन और किस पे रिडक्शन। बैटरी के केस में नेगेटिव एनोड है और पॉजिटिव कैथोड है, और याद रखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव कोई चार्जेस नहीं। बस हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि कभी भी जब करंट फ्लो करेगा, जिधर से वो फ्लो कर रहा होगा उसे हम नेगेटिव कहेंगे, जिधर वो फ्लो कर रहा होगा उसे हम पॉजिटिव कहेंगे। और वो बस थोड़ा सा एक सेंस बनाता है कि इधर से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर जा रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है। एनीवेज, बाहर है। तो ये हमारे पास एक वोल्टेक सेल का कॉन्सेप्ट था, वोल्टेक सेल का सेटअप था। इसके अंदर हमने सॉल्ट ब्रिज को भी देखा। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज मैं लेबल कर देता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको वोल्टेक सेल या गैल्वानिक सेल या एक बैटरी को समझने में आसानी हुई होगी।